समस्त भाई बहनों नमस्कार। आज की जो हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के समक्ष इसे पहुंचाएंगे, इसको हम आज जो हमारे यहाँ प्रयाग में कुंभ का मेले का आयोजन किया जा रहा है उसके विषय में यहाँ थोड़ा चर्चा करेंगे। कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो 12 वर्ष में किया जाता है। 12 वर्ष में एक बार एक स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। हमारे देश में 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि 2 स्थान अब अलग हो गया उत्तर प्रदेश में नहीं तो हरिद्वार और प्रयाग। 2 स्थान यूपी में ही ऐसे आते थे जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता था। 2 स्थान हैं उज्जैन और नासिक। उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है और नासिक में गोदावरी। इस तरह से हमारे यहाँ इन 4 नगरों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पौराणिक जो मान्यता है उसके अनुसार हमारे यहाँ 19 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ जब जिस समय समुद्र मंथन किया गया था उस समय जो अमृत कलश था उसकी जो छींटें जिन स्थानों पर गिरी, बूंदें गिरी, उन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे तो कुंभ का जो विवरण हमें मिलता है वो अर्थवेद में मिलता है। ऋग्वेद में भी इसके कुछ अंश हमें मिलते हैं, लेकिन ऋग्वेद में अर्थवेद में 34वें सूक्त में इसका विवरण हमें मिलता है। अर्थवेद चूंकि ऋग्वेद से बाद में लिखा गया है, लगभग उसकी 600 वर्ष बाद रचना हुई है। ऋग्वेद काफी प्राचीन वेद है। अर्थवेद में इसका विवरण हमें मिलता है। कुंभ का जो शब्द है वो काफी विचलित करने वाला शब्द है, क्योंकि कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और कुंभ मेला जो हमारे यहाँ आयोजित होता है वो समय का प्रतीक माना जाता है। और समय का प्रतीक ये इसलिए माना जाता है क्योंकि हर 12 वर्ष में इस मेले का आयोजन होता है, और हर 12 वर्ष में जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कुंभ मेले के द्वारा, वो पूरे समाज को एक नई दिशा देते हैं। सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, और इस सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के उद्देश्य से कुंभ मेले का आयोजन हम प्रति 12 वर्ष में हम करते हैं। अब तो अर्ध कुंभ का भी प्रचलन चल गया है। अर्ध कुंभ भी हर 3-3 वर्षों पर लगाए जाते हैं। समय का प्रतीक इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मेले का आयोजन हर 12 वर्ष के बाद किया जाता है, तो उसे एक समय के अनुसार बांधा गया है। कुंभ शब्द ये इसलिए पड़ा था क्योंकि हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर थी वो हमारे जो बर्तन और भांड थे, मृद भांड थे, वो मृद भांड ही एक सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए आज भी एक एविडेंस के रूप में देखे जाते हैं। तो उस समय जब ये हमारी संस्कृति थी, हमारे जो युग थे, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे हमारे इस कलयुग का भी जो शुरू के अंश हैं, चाहे हम 2000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो उस समय हमारे यहाँ मृद भांडों का प्रचलन था, मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन था। मिट्टी के बर्तन अधिक संख्या में हम उन्हें अपने जीवन में उपयोग में लेते थे। तो जो मृद भांड थे वो इस मेले में अपनी अच्छी एक कलाकृति को दर्शाते थे, और एक प्रकार से उन मृद भांडों का उपयोग इस मेले में बहुत ज़्यादा किया जाता था। लोग मेलों से ही मृद भांडों को खरीदते थे और उसे अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। वो चूंकि इसी मेले में मिलते थे और बड़ा एक सांस्कृतिक आयोजन हमारा होता था, तो इसलिए इस मेले को कुंभ से जोड़ दिया गया
क्योंकि घड़े और मिट्टी के मृदभांड मिलने के कारण इसे कहा जाने लगा कि कुंभ का जो मेला लगता है वहाँ से हम इन्हें लेके आए हैं। और कुंभ के मेले को क्योंकि हर 12 वर्ष में किया जाता था, तो इसलिए उसे समय का प्रतीक भी माना जाता है। ये इस मेले की कुछ अंश मैंने आपको जो हमारे पौराणिक कथाओं में और हमारे वेदों में हैं वो मैंने आपको बतलाए हैं। अब आज के जो परिवेश में आज जो हम देख रहे हैं कि आज कुंभ के मेले में जो एक टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है, मचान बना के उस पर निगरानी करके हम उसे नियंत्रण कर रहे हैं। प्रशासन जो कार्य कर रहा है वह मचान से, ड्रोन के माध्यम से एक हाईटेक तरीके से कुंभ मेले को ऑब्जर्व करके हम उसे आज कंट्रोल करके उसे देख रहे हैं। ये पहले इतनी हायर ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस समय नहीं हुआ करती थी। आज हम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुंभ मेले का आयोजन हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो आज लाइटें लगाई जाती हैं और सभी आधुनिक बिजली से बनती हैं, आधुनिक बिजली का प्रयोग होता है, लेकिन प्राचीन समय में जो ये लाइटें हैं उस समय कुंभ में एक मसाल टाइप लाइट होती थी और उसी का उपयोग कुंभ मेले में होता था। मसालों का प्रयोग होता था और मसाल जलाई जाती थी और कुंभ टाइप जो मसाल होती थी उनका उपयोग उसमें करते थे। इसलिए उसकी जो एक व्यवस्था थी वो कुंभ से रिलेटेड थी। दूसरा, जो भी खाने के पात्र थे वो मृदभांड के ही होते थे, वहाँ उसका चलन था। आज पात्र अलग है, इसलिए हमारी जो समय का बदलाव है वो हमें देखने को मिलता है। हम जो देख रहे हैं आज बहुत बड़ा परिवर्तन वो ये कि कुंभ में या गंगा में स्नान करने के लिए व्यक्ति एक आस्था पूर्वक वहाँ जाते हैं, अपना एक आस्था लेकर के जाते हैं और आस्था मानते हुए वे लोग वहाँ कोई 6 के 6 स्नान करता है, कोई 4 स्नान करता है, कोई 1 स्नान करता है और उसको करते हुए वे उसमें एक भागीदार रोल अदा करते हैं, केवल इसलिए कि चलो हमें भी कुछ धर्म की अनुभूति हो। ये उनके मन में एक आस्था होती है और आस्था से ग्रस्त होकर वे लोग वहाँ कुंभ के मेले का एक हिस्सा बनते हैं। कुंभ के मेले में जो भी लोग वहाँ पहुँचते हैं अपनी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए और सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए वे लोग अपना योगदान वहाँ करते हैं। सरकार को इन लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए कदम उठाने पड़ते हैं और वहाँ कुछ जो भी सुविधाएं एडमिनिस्ट्रेटिव की जाती हैं, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो यातायात संबंधी व्यवस्था हो, चाहे वो घाटों का पुनरुद्धार हो, चाहे वो भोजन आदि भंडारों का वहाँ व्यवस्था हो, चाहे वो लाइटिंग की व्यवस्था हो, ये सब सरकार कुंभ के मेले को एक सांस्कृतिक धरोहर को बनाने के लिए और हिंदू धर्म का एक मैसेज पूरी दुनिया को जाए उसे बनाए रखने के लिए ये कार्य किया जाता है। क्योंकि कुंभ के मेले का आयोजन दूसरे देश के लोग भारत में एक आस्था पूर्वक देखते हैं, उसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते हुए, हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए दूसरे जो दुनिया के जो लोग हैं उनकी निगाहें इस कुंभ मेले पर होती हैं। हिंदू धर्म का एक तरह से प्रतीक है कुंभ मेला, और कुंभ मेले का जो आयोजन है वो प्रत्येक शहर में जब किया जाता है तो उसका एक स्वरूप अलग ही होता है। वहाँ की गवर्नमेंट उसमें अपनी व्यवस्था करती है। अभी हाल ही में जो कल या परसों जो घटना हुई और उसमें भगदड़ मची, तो
इस भगदड़ में मैं जो मानूंगा, इसमें अफवाह सबसे बड़ा कारण है। देखिए, यदि कहीं भी कोई व्यक्ति के कोई भी चोट लगती है या कोई भी वो मैसेज सुनता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो और भी लोगों को गुमराह कर दे। लोगों को वो बात वहीं दबानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही एरिया के लोग उससे प्रभावित होंगे, लेकिन जब वो कन्वे कर दी जाएगी तो वो पूरी बात उस मेले में फैल जाएगी, जिसका एक रिएक्शन गलत आएगा। ये घटना भी उसी का परिणाम है। हमारे देश में ऐसी विडंबना है कि व्यक्तियों को गुमराह किया जा सकता है। गुमराह करना इस देश में बहुत आसान है, लेकिन गुमराह न करके लोगों को एक राह पर लाना इस देश में बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया है। हमारे देश के लोगों को जो एक अच्छी बात है, उसके लिए इन लोगों को इकट्ठा करना बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन गलत बात के लिए इन्हें बगैर इकट्ठे करे आप लोग इन्हें इकट्ठा कर सकते हो। जब इस समय इन लोगों को कोई निमंत्रण भी देने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग अपने आप ऑटोमेटिक इकट्ठे हो जाएंगे। अभी आप किसी भी धार्मिक विषय पर बोलने के लिए लोगों को इकट्ठा करें तो हो सकता है कि यहाँ लोग बुलाने से भी ना आए। लेकिन किसी डांसर को या किसी बॉलीवुड कोई भी अभिनेत्री या किसी व्यक्ति को अगर बुला लिया जाए तो हो सकता है कि वहां टिकट कम पड़ जाए। ये इन लोगों की मानसिकता है, जो कि सही दृष्टिकोण नहीं है। हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम मनोरंजन के समय पर मनोरंजन करें और ज्ञान लेने के समय पर हम ज्ञान लें। धार्मिक उत्सव या धार्मिक आयोजन जो भी हमारे सांस्कृतिक विरासत के रूप में होते हैं, वहाँ से हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को विकास को विकसित करने के लिए हमें अपने कंसंट्रेशन पावर के साथ कंसंट्रेट होकर उस हिस्से में, उस मेला हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसका हिस्सा हमें बनना चाहिए। लेकिन यदि हमारा मनोरंजन का कार्यक्रम है तो फिर हम मनोरंजन के कार्यक्रम की तरह उसमें भागीदारी बनाएं। यदि हम जो कार्य हम कर रहे हैं, हमारे कंसंट्रेशन उसी कार्य में होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो धार्मिक कार्यक्रम है उन्हें भी लोग मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, जो कि गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आज जो जितने लोग हमारे देश में साधु हैं या बाबा हैं और जितना वो ज्ञान प्रचार प्रसार करते हैं, यदि वे उसे एक अपने जीवन शैली में ना लें और उसे एक प्रचार का माध्यम बनाएं और सांस्कृतिक विरासत के रूप में उसका प्रचार करें, तो मैं समझता हूं कि मेरे देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां ज्ञान का अभाव हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग जिन्हें हम बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, उनके पास खुद ज्ञान है ही नहीं, और जब उनके पास खुद ही ज्ञान नहीं है तो वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। कोई भी व्यक्ति पीले वस्त्र पहनने से ज्ञानवान नहीं बन जाता। ज्ञान के लिए अपनी इंद्री खोलनी पड़ती है और अपनी इंद्रियों का विकास करके ज्ञान को समेटा या रोका जा सकता है। और जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, वो कभी ज्ञानवान हो ही नहीं सकते। ये परम सत्य है। तो मैं देखता हूं कि जो लोग प्रवचन करते हैं, उनके प्रवचनों में कोई ज्ञान की मात्रा नहीं होती, और यदि वो किसी का बखान भी करते हैं तो उनसे वो बखान भी सही तरह से ढंग से नहीं होता। चाहे वो महाभारत पर बोलें, चाहे वो रामायण पर बोलें, लेकिन जो उनकी शिक्षा होनी चाहिए वो वहाँ होती ही नहीं है। इसी कारण ज्ञानवान व्यक्ति कम और मनोरंजन ज़्यादा करते हैं और मनोरंजन का उसे साधन बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी जो संस्कृति है उसकी एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि हमारे जो स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं
व्यंजन को दूसरे शब्द का सहारा लेना पड़ता है, जबकि स्वर को किसी भी व्यंजन का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। ये सच्चाई है। और जो संगीत में 7 स्वर होते हैं उन्हीं से पूरा संगीत बन जाता है। उसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो फिक्स होती है, जबकि जो हमारे स्वर हैं उनकी भी एक वेवलेंथ होती है, वो भी फिक्स होती है। लेकिन व्यंजन क्योंकि अपूर्ण होते हैं और ये सहारे से चलते हैं, और उनकी जो वेवलेंथ है वो तब फिक्स होती है, और इसी से हमारा पूरा एक सिस्टम, जो एक ध्वनि हमारा तंत्र है, वो बंधा हुआ है। ये मैं एक फिजिक्स की भांति आपको समझा रहा हूँ। जो हमारी संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति एक टेक्निकल संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। इसी से हम बहुत रीस्टोर एनर्जी कर लेते हैं, जिसका उपयोग अनेकों युगों में हमारा हुआ है, और आज भी हम जो कार्य करते हैं उसी से हमारा ये संसार चल रहा है। ये उसी आवृत्ति का खेल है। आपको मैं जो कुंभ मेले के विषय में ये जानकारी दे रहा हूं, तो कुंभ मेले पर जो मैंने अभी बात आपको बतलाई कि ये समय का प्रतीक है, ये केवल इसलिए प्रतीक है क्योंकि कुंभ मेला का आयोजन उसी समय किया जाता है जिस समय सूर्य उत्तरायण में आते हैं, और दक्षिणायन वो समाप्ति करके उत्तरायण में जब वो एंटर करते हैं, उसी समय हमारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। समय का प्रतीक इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है। तो हर 12 वर्ष में जो हमारी राशियों की गति है वो एक पॉइंट पर आती है। कुछ राशियां हमारी कुछ समय के लिए चलती हैं, कुछ राशियां हमारी कुछ समय में विलुप्त होती हैं, और उनका एक संगम बनता है। और जब ये एक पॉइंट, एक बिंदु आता है, उसी समय हम कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। हमारे यहाँ समय के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं, और भगवान शिव को ही महाकाल की संज्ञा दी जाती है। काल को समय कहा जाता है और महाकाल वो स्वयं है, इसलिए समय के देवता वो खुद है। इसलिए समय का प्रतीक माना जाता है। हर्षवर्धन ऐसा राजा था जिसने 2 धार्मिक सभाएं आयोजित की थी, एक कन्नौज में, दूसरी प्रयाग में। प्रयाग में वो स्वयं वहां धार्मिक सभाओं का आयोजन करते थे और वहां दान भी बहुत देते थे। कन्नौज में भी उन्होंने स्वयं धार्मिक सभा का आयोजन किया है। ये इतिहास कहता है। कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया। हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे जिनका बाद में फिर वंश नहीं चला, और चूंकि थानेश्वर से कन्नौज उन्हें केवल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनकी बहन का जो शासन था वो छिन्न भिन्न हो गया था, और उनके बहनोई की जब हत्या कर दी गई तो उन्हें शशांक से लड़ाई लड़नी पड़ी। तो प्रयाग का जो महत्व है वो हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है। हर इंसान हर्षवर्धन के समय में ही आया था, मैं गलत बोल गया, आया था, और उन्होंने इस प्रयाग सभा का अपनी यात्रा विवरण में वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने कुंभ मेले का आयोजन भी अपनी आंखों से देखा है।
इससे पूर्व गुप्त पीरियड में भी फाहियान जब यहाँ आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, उसने भी अपनी यात्रा विवरण में प्रयाग का उल्लेख किया है। तो मैं कुंभ मेले का जो आज का परिदृश्य है उसकी जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुंभ मेला हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सनातन संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और इस संस्कृति में ये विशेषता है कि व्यक्ति को कर्म करने का पूर्णतः अधिकार दिया है। पूर्ण रूप से वो इस अधिकार का अगर उपयोग करता है और अपने जीवन का सही उपयोग करता है तो श्रेष्ठ भी कहा जाता है। और जब वो श्रेष्ठ कहा जाता है तो लोग उसे अवतार कहने लगते हैं, और जब लोग उसे अवतार कहने लगते हैं तो फिर वो स्वयं ईश्वर का रूप में आ जाता है। ये इस संस्कृति की विशेषता है। कोई और दूसरी संस्कृति इस तरह का विशेषता नहीं रखती, इस तरह की विशेषता नहीं रखती। तो मैंने जो ये कुंभ मेले की बात आज आपको समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखी, ये केवल मैंने इसलिए रखी क्योंकि लोग अपनी सनातन संस्कृति को भूले हुए हैं या वो इसे मनोरंजन का साधन समझते, जबकि सनातन संस्कृति ज्ञान का प्रतीक है। यदि हम अपनी संस्कृति को माने, अब जैसे कि हमारे 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद का में ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण, उसमें इसका वर्णन मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन हम जब अपने वेदों को अपने मन में रखें ही नहीं या उनकी स्टडी ना करें तो फिर हम अपनी संस्कृति को अधूरा ही पाएंगे और उसके विषय में अधूरी बातें रखेंगे, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को आगे ना तो दूसरे लोगों को आगे उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और ना ही दूसरे लोगों को अपनी संस्कृति में बांध सकते हैं। इसलिए वो ज्ञानवान लोग अगर अपनी संस्कृति में बंधे हुए रहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, अपनी संस्कृति को समझने वाले होते हैं, तो फिर उनके जो कार्य हैं वो भी सब अच्छे होते हैं। और जिन लोगों को इनके कर्तव्यों का ज्ञान ही नहीं, वर्णों को ही उन्हें जानकारी नहीं होती, वो वर्णों को जाति मान लेते, जबकि वर्ण और जाति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्णों की उत्पत्ति हमारे सूर्य देव से होती है। 2 वर्ण हमारे उत्तरायण में होते हैं, 2 वर्ण दक्षिणायन में होते हैं। सूर्य की उत्पत्ति से ही हमारे वर्णों की साइंस है और वर्ण हमारे टेक्निकल है। ये कहानी नहीं है, ये टेक्निकल है। इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो इस तरह से आज की जो वीडियो है हमारी, वो हमारे इस कुंभ के मेले से संबंधित है। और कुंभ के मेले में जो हमारी ये वीडियो जो हमने डिस्कस किया, इसका पूर्ण आप सुने, इसका ज्ञान लें और फिर उसके बाद इसका प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार करने के लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति धरोहर को ज्यों का त्यों रखने के लिए और पूरे विश्व को इसका एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में मैसेज देने के लिए ये कार्य जरूरी है। इसलिए इसको उपयोगी मानते हुए मैंने ये विचार आप सबके सामने रखे। आप इसका प्रचार प्रसार करें, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, लोगों को प्रेषित करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे भेजें।
भारत माता की जय।